मैं तुम्हारी दोस्तों का यहाँ बिल्कुल स्वागत नहीं करती। नंदिनी ने एक एक शब्द को चबाते हुए बेहद ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखों में अचानक एक बर्फीली चमक कौंध गई। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ से दफा होने के लिए कहने की? आखिर तुम होती कौन हो मुझे बाहर निकालने वाली? मैं आयशा की दोस्त हूँ। मिली अपनी तीखी और कर्कश आवाज में चीखी। उसने नंदिनी को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था, मानो उसकी कोई हैसियत ही न हो। इतने मामूली और गरीब खानदान से आने के बावजूद इस औरत में इतना घमंड कैसे आ गया? तुम आयशा की दोस्त हो, मेरी नहीं। और यह मेरा घर है, आयशा का नहीं। नंदिनी के शब्द बहुत ही शांत और सहज थे, लेकिन उनमें गजब की ताकत और अधिकार छलक रहा था। ये सुनते ही आयशा का चेहरा बुरी तरह उतर गया। नंदिनी, क्या तुम मुझे ये ताना मार रही हो कि यह मेरा घर नहीं है? भविष्य में खुद को इतनी अहमियत देना बंद कर दो। मिली ने तुरंत तंज कसते हुए बीच में टोका। ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि श्रीमती चौहान आयशा को अपनी बहू के रूप में देखना पसंद करती हैं। इसी जलन के मारे तुम्हारी यह छोटी बहन पागल हो गई है और तुम पर कीचड़ उछाल रही है। ये सब क्या बकवास है? उसने इस ब्रांडेड बैग का बहाना बनाकर तुम पर सीधा निशाना साधा है। क्या वह सरेआम तुम पर किसी अमीर आदमी के साथ सोने का झूठा इल्जाम नहीं लगा रही? नंदिनी, क्या तुम सच में मेरे बारे में इतना घटिया सोचती हो? आयशा इस कदर आहत होने का नाटक कर रही थी मानो किसी ने उसके सीने में खंजर भोंक दिया हो और उसकी आंखों में आंसू छलकने को बेताब थे। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने आंटी का प्यार तुमसे छीन लिया है तो ठीक है, मैं भविष्य में कभी यहाँ नहीं आऊंगी। तुम्हें मुझे इस तरह धक्के मारकर बेइज्जत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शायद आयशा सच में उसे वही पुरानी नंदिनी समझ रही थी, जो सिर्फ दूसरों के सामने झुकना और सहना जानती थी। लेकिन नंदिनी ने बेहद बेपरवाही से जवाब दिया, तुम मेरी बड़ी बहन हो। इसके बावजूद तुम मुझ पर यकीन करने के बजाय सिर्फ उन बाहरी लोगों की बातों पर भरोसा कर रही हो जो जानबूझकर हमारे बीच दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके आगे मैं क्या कह सकती हूँ? आयशा ने अपनी शांत और सुलझी हुई छोटी बहन की तरफ देखा और उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी। ये लड़की बिल्कुल भी वो पुरानी नंदिनी नहीं थी। आयशा की आंखों में एक तीखी चमक कौंधी और उसने मिली की तरफ इशारा किया। अब उसे अपनी इस छोटी बहन पर कोई रहम खाने की जरूरत नहीं थी। खौफनाक आभामंडल और क्या बात है, तुम अभी तक यहाँ से दफा क्यों नहीं हुई? क्या तुम चाहती हो कि मैं खुद धक्के मारकर तुम्हें बाहर निकालूं? नंदिनी धीरे धीरे मिली की तरफ बढ़ी। उसके हर एक शब्द में एक ऐसा खौफनाक और शक्तिशाली आभामंडल था, मानो वह पैदाइशी महारानी हो। मिली का चेहरा शर्म और गुस्से से विकृत हो गया था। उसे एक डरपोक और बेवकूफ़ लड़की ने सरेआम सबक सिखा दिया था। किसने सोचा था कि चौहान खानदान की यह छोटी बहू एक ऐसी खतरनाक शख्सियत निकलेगी जिससे पंगा लेना किसी के लिए भी भारी पड़ सकता था। श्रीमती चौहान ने नंदिनी को रोकने की जरा भी कोशिश नहीं की, क्योंकि चौहान खानदान की बहू के लिए उन्हें बिल्कुल ऐसे ही रोब और रुतबे की जरूरत थी। पुरानी नंदिनी के दब्बू स्वभाव ने तो उन्हें अंदर तक निराश कर दिया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अस्पताल के बिस्तर पर चंद दिन बिताने के बाद जब उनकी बहू लौटकर आएगी तो उसका एक बिल्कुल नया और सम्मानजनक रूप देखने को मिलेगा। सिर्फ इस एक बात से ही साबित हो रहा था कि इस बहू में काफ़ी दम था। शायद अब वह उनके समर्थन के लायक बन चुकी थी। मिली, कुछ दिनों में ह्यूमन रिसोर्स HR डिपार्टमेंट जाकर अपना हिसाब कर लेना। अब तुम्हें कल से काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। श्रीमती चौहान के इन सहज लेकिन कठोर शब्दों ने मिली के चेहरे का रंग ही उड़ा दिया। पहले श्रीमती चौहान नंदिनी पर कभी ध्यान तक नहीं देती थीं। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया था कि मिली का चेहरा पीला पड़ चुका था। वह बदहवास होकर आयशा के पीछे पीछे चौहान हवेली से बाहर निकल गई। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ये सब कैसे पलट गया। नंदिनी को इन लोगों की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। उसे अब अपने कुछ ज़रूरी काम निपटाने थे। एक नया सफ़र। रणवीर ठीक उसी वक्त सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसने पूरी तरह से काले रंग का एक हाथ से सिला हुआ हैंडमेड सूट पहना हुआ था, जो उसकी आंखों को और भी ज़्यादा गहरा, अथाह और रहस्यमयी बना रहा था। उसने नंदिनी की तरफ देखा। उसकी नज़रों में एक गहरी पूछताछ और अचरज के भाव थे। उसने अभी अभी हुए उस पूरे तमाशे को अपनी आंखों से देखा था। क्या महज एक कार एक्सीडेंट की वजह से उसकी वो आज्ञाकारी और सहमी हुई पत्नी अचानक एक ऐसे खूंखार भेड़िए में बदल गई थी जो किसी को भी फाड़ खाने का दम रखती हो? मुझे टाइम्स स्क्वायर छोड़ दीजिए। नंदिनी उसके करीब गई। उसकी साफ आवाज़ अभी भी थोड़ी भारी थी और उसने बस यही एक वाक्य कहा। रणवीर ने उसकी तरफ देखा और उसे तुरंत उसके मिजाज में आए इस अचानक बदलाव का एहसास होने लगा। अगर रोहन बजाज ने उसे याद न दिलाया होता तो शायद उसे पता ही नहीं चलता कि आज टाइम्स स्क्वायर में उसकी खुद की शोक सभा है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बेताज बादशाह आर्यन सिंघानिया की शोक सभा। तुम टाइम्स स्क्वायर में क्या करने जा रही हो? रणवीर चौहान ने पूछा। खिड़की से आती रोशनी की एक हल्की सी परत उसके गठीले शरीर को छू रही थी।
उसकी पैनी और लंबी आंखें हल्की सी उठी हुई थीं, जिनमें एक अथाह और बेहद खतरनाक आभामंडल साफ झलक रहा था। रणवीर के इस सवाल ने सचमुच उसे उलझन में डाल दिया था। आखिर वह वहां क्या करने जा रही थी? मैं एक मरे हुए इंसान को श्रद्धांजलि देने जा रही हूं। अगर मुझे साथ ले जाने में आपको कोई परेशानी है तो मैं खुद चली जाऊंगी। नंदिनी बड़ी बेरुखी से पलटी। उसने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि रणवीर का चेहरा गुस्से से स्याह पड़ चुका था। रणवीर ने झटके से उसकी कलाई पकड़ी और गुर्राते हुए पूछा, क्या मैंने कहा कि मैं तुम्हें साथ नहीं ले जाऊंगा? यह मुझ पर फिर से चिल्ला रहा है। इतना खूबसूरत चेहरा होना तो इसके लिए बिल्कुल बेकार है। आखिर इसका मिजाज इतना खराब क्यों है? तो फिर चलिए अभी निकलते हैं, नंदिनी ने बड़ी शांति से जवाब दिया। रणवीर ने अपने होंठ भींचे और एक बर्फीली हंसी हंसते हुए दांत पीसकर कहा, अब मेरा तुम्हें साथ ले जाने का कोई मन नहीं है, तुम खुद जा सकती हो। उसने बेहद रूखेपन से ये शब्द कहे और बिना एक और शब्द बोले पलटकर वहां से चला गया। उसे नंदिनी के चेहरे के भावों की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। लानत है इस पर। नंदिनी को लगा कि अब वह रणवीर की इस बदतमीजी को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। भला कोई इंसान बात बात पर अपने तेवर ऐसे कैसे बदल सकता है? क्या वह सच में सोचता था कि वह बहुत घमंडी है? जिद और टकराव। नंदिनी ने एक ठंडी मुस्कान के साथ हवेली से बाहर कदम रखा। रणवीर पहले ही अपनी गाड़ी में बैठ चुका था। चौहान साहब। आयशा गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी। उसने देखा कि स्टीयरिंग व्हील पर रखे रणवीर के हाथों की नसें गुस्से से उभर आई थीं। वह आमतौर पर कभी अपनी भावनाओं को इस तरह जाहिर नहीं करता था। रणवीर ने अचानक अपनी सीट बेल्ट खोली और बेहद ठंडे लहजे में कहा, आयशा, तुम बाद में खुद गाड़ी चलाकर कंपनी वापस लौट जाना। मुझे अभी कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं। ठीक है। रणवीर हमेशा उसे उसके नाम से ही बुलाता था। आयशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह थोड़ी निराश हो गई थी। आयशा के गाड़ी से बाहर कदम रखते ही उसने देखा कि नंदिनी ने फुर्ती से आगे वाली पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोला और गाड़ी के अंदर आकर बैठ गई। पीछे जाकर बैठो, रणवीर ने उसकी तरफ देखे बिना ही कड़कती आवाज़ में कहा। उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं, नाखून बड़ी सफाई से कटे हुए थे और उसने एक ऐसी अंगूठी पहनी हुई थी जो उसकी सख्त शख्सियत से बिल्कुल मेल खाती थी। उसे इस बात से सख्त नफरत थी कि कोई उसकी बगल वाली सीट पर बैठे। उसके तेवर अभी भी बहुत आक्रामक थे, लेकिन नंदिनी ने इस तरह बर्ताव किया मानो उसे उसकी रत्ती भर भी परवाह न हो। वह बड़े आराम से अपनी सीट बेल्ट बांधने लगी। नंदिनी राजपूत। उसने दांत पीसते हुए उसका पूरा नाम पुकारा। उसके शरीर से एक बेहद ठंडा और गहरा आभामंडल फैलने लगा, जिसमें किसी की जान ले लेने जैसी खौफनाक गर्माहट थी। ये फिर से क्यों भड़क गया? भले ही रणवीर का वह आभामंडल थोड़ा डरावना था, लेकिन आखिर नंदिनी भी कौन थी? वह तो मौत के उस खौफनाक पल में भी बड़ी शांति से मुस्कुरा सकती थी। ठीक है, अब गाड़ी चलाए, मुझे पहले ही देर हो रही है, नंदिनी ने बिना पलक झपकाए कहा। नंदिनी, क्या तुम मुझे हुक्म दे रही हो? उसने पलटकर रणवीर की तरफ देखा और अचानक उसके बेहद करीब खिसकते हुए बोली, चौहान साहब, आपको क्या लगता है आपके लिए कौन ज़्यादा दिलचस्प साबित होगी, मैं या मेरी दीदी? एक नई चुनौती। उस चमकदार और बेहद आकर्षक चेहरे के इतने करीब आने पर शायद ही कोई इंसान खुद पर काबू रख पाता। कुछ लोगों में एक ऐसा असाधारण आकर्षण और मिजाज होता है जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। रणवीर की गहरी आंखों में नंदिनी के चेहरे का अक्स उभर आया। वह अपने ठीक सामने बैठी उस लड़की को साफ साफ देख पा रहा था, लेकिन उसे ऐसा लगा मानो वह उसके दिल के भावों को बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा है। उसकी जो छोटी सी पत्नी हमेशा डरी सहमी रहती थी, वह अचानक एक ऐसे खूंखार जानवर में बदल चुकी थी जो कभी भी पलटकर वार कर सकता था। वह उसकी आंखों में एक भेड़िए जैसा गुरूर और बर्फीली ठंडक साफ साफ देख सकता था। उसके होठों पर अचानक एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। उसने नंदिनी की गहरी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या तुमने फिर से अपना मन बदल लिया है? क्या तुम सच में मेरी औरत बनना चाहती हो? लेकिन बदकिस्मती से मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, तुमसे प्यार होना तो बहुत दूर की बात है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरा आपसे प्यार करना भी पूरी तरह नामुमकिन है, नंदिनी ने तुरंत पलटवार किया। नंदिनी ने मन ही मन उसका मजाक उड़ाया। भला वह कैसे समझ सकता था कि प्यार जैसी चीज़ उसके लिए एक ऐसी लग्जरी थी जिसे वह कभी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। कोई भी इस बात को नहीं समझ सकता था। उसकी इस बेबाकी और सीधे जवाब को सुनकर रणवीर की आंखें और भी गहरी और रहस्यमयी हो गईं। गाड़ी से बाहर निकलते ही आयशा खुद को रोक नहीं पाए और उसने आज की सारी घटना बताने के लिए तुरंत अपनी माँ देविका को फ़ोन मिला दिया। माँ, क्या आपको लगता है कि उस कार एक्सीडेंट में नंदिनी के दिमाग पर कोई गहरी चोट लगी है? वह इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है? खास तौर पर आज जो कुछ हुआ उसके बाद तो ये साफ था। नंदिनी खुलेआम श्रीमती चौहान के सामने उसका तमाशा बनाना चाहती थी। जैसा कि आयशा को अंदेशा था, ये सुनते ही देविका का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उस नंदिनी को नज़रअंदाज करो।
जब मैं वापस आऊंगी तो उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। हाँ, एक और बात, अपनी तनख्वाह बचा कर रखो और अपने सारे खर्च अपनी बहन से ही पूरे करवाओ। तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकती। उसकी शादी चौहान खानदान में हुई है तो यकीनन उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी। बस उससे पैसे मांग लिया करो। भविष्य में जब तुम्हारी शादी होगी और तुम्हें अपना घर खरीदना होगा तब तुम्हारे हाथ बिल्कुल खाली नहीं होने चाहिए। देविका उसके भविष्य के लिए यह पूरी स्वार्थी योजना बना रही थी। ऊपर से तो आयशा ने उसकी बातों में हामी भर दी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल हिकारत और नफरत से भरा हुआ था। वह हमेशा नंदिनी को इशारों इशारों में पैसे देने के लिए मजबूर करती थी। उसका मकसद सिर्फ अपने लिए नए और खूबसूरत कपड़े, लग्जरी बाइक्स और महंगे गहने खरीदना था। आखिरकार उन हाई क्लास पार्टियों में रणवीर चौहान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए उसे इसी चमक दमक और रुतबे की जरूरत थी। माँ, क्या ये सब करना थोड़ा गलत नहीं है? अगर नंदिनी के मन में मेरे और आपके खिलाफ कोई कड़वाहट आ गई तो? उसकी इतनी हिम्मत! मैं उसकी माँ हूँ, मैंने उसे जन्म दिया है और पाल पोस कर बड़ा किया है। उसकी जुर्रत कैसे होगी मुझसे कोई परेशानी रखने की? इस जन्म में अगर मैं उसे अपनी गुलाम बनाकर भी रखूं तो भी वह अपने मुंह से उफ तक नहीं कर सकती। आयशा की बातें सुनकर देविका और भी ज्यादा भड़क उठी। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। असल में चौहान परिवार की बहू बनने का हक तुम्हारा था। अगर तुम न होती तो उसे उन ऊंचे लोगों के साथ उठने बैठने का कभी मौका ही नहीं मिलता। अगर मेरे बस में होता तो मैं इस मनहूस लड़की को कभी जन्म ही नहीं देती। फोन के दूसरी तरफ अपनी माँ का ये खौफनाक गुस्सा सुनकर आयशा अंदर तक कांप गई। सच तो ये था कि उसे खुद भी समझ नहीं आता था कि आखिर उसकी माँ अपनी ही सगी बेटी नंदिनी से इतनी नफरत क्यों करती थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आंसुओं से भीगी श्रद्धांजलि। उधर दूसरी तरफ नंदिनी टाइम स्क्वायर पहुंच चुकी थी। ये जगह आज हमेशा की तरह रोशन और हलचल से भरी नहीं थी। इस वक्त वहां जमा हर इंसान के हाथों में डेजीज के फूलों का गुच्छा था। बीचों बीच एक बड़ा मंच सजाया गया था। पीछे लगी एक बड़ी ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर आर्यन सिंघानिया के फैंस द्वारा एडिट किया गया उसके शानदार परफॉर्मेंस का वीडियो चल रहा था। यह उसके चाहने वालों द्वारा आयोजित की गई एक भावुक शोक सभा थी। ताज़ा फूलों से ढकी जमीन पर आर्यन सिंघानिया की एक बड़ी सी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर रखी हुई थी। कैमरों की फ्लैश लाइट्स लगातार चमक रही थीं और कई रिपोर्टर्स वहां लाइव इंटरव्यू कर रहे थे। कुछ ही समय पहले संगीत की दुनिया के इतिहास के सबसे कम उम्र के बेताज बादशाह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उसकी मौत की वजह आज भी एक रहस्य बनी हुई थी। जैसे ही यह मनहूस खबर बाहर आई थी, इसने आधी से ज्यादा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। आर्यन सिंघानिया सिर्फ एक नाम नहीं था, वह एक स्वर्णिम युग, एक किंवदंती और अपने आप में एक पूरा दौर था। उसने महज 11 साल की उम्र में एक एंटरटेनमेंट कंपनी में कदम रखा था और 13 साल की उम्र में अपना शानदार डेब्यू किया था। पिछले 10 सालों में उसने न जाने कितने ऐसे जादुई गीत रचे थे जिन्हें लोग चाहकर भी कभी नहीं भुला सकते थे। इस वक्त बड़ी स्क्रीन पर एक बेहद क्लासिक और सुरीली धुन बज रही थी। फैंस ने उसके सुनहरे पलों को बहुत ही भावुक तरीके से एडिट किया था। वह जगमगाता हुआ मंच मानो उस शख्स के गौरवशाली दौर की कहानी बयान कर रहा था। कुछ फैंस मंच पर आए और भर्राई हुई आवाज़ के साथ शोक सभा की शुरुआत की। मंच पर खड़ा एक फैन बुरी तरह टूट चुका था। उसके दुख ने उसकी आवाज़ में एक गहरा कंपन पैदा कर दिया था। वह इंसान अब कभी लौटकर नहीं आएगा। हाँ, वह इंसान अब कभी लौटकर नहीं आएगा। आर्यन सिंघानिया सिर्फ एक सिंगर नहीं था। उसके बीते 10 साल अनगिनत लोगों की जवानी, उनके जुनून और उनके विश्वास का प्रतीक थे। अब जब अचानक उन्हें ये सच्चाई बताई गई कि उनका यह आदर्श अब कभी मंच पर नजर नहीं आएगा, तो फैंस के सब्र का बांध टूट गया। सिर्फ इस एक वाक्य ने मंच पर खड़े उस शख्स को फूट फूट कर रोने पर मजबूर कर दिया। वहां मौजूद हर एक फैन, चाहे वह कोई आदमी हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा, सबकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। डॉट 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 एक अधूरा वजूद। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये 10 साल इतनी जल्दी बीत जाएंगे। नंदिनी ने अपने अतीत के उन 10 सालों को याद किया और एक गहरी आह भरी। कम से कम उस दौर में उसने कुछ पल खुशी के तो जिए थे। एक वक्त था जब वह आर्यन सिंघानिया थी, अपने ही पिता द्वारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बिछाई गई एक मामूली सी मोहरी। वह सिंघानिया खानदान की सबसे होनहार वारिस जरूर थी, लेकिन उस जिंदगी में वह कभी भी अपनी मर्जी की मालिक, अपनी असली पहचान लेकर नहीं जी पाए। उस पुराने अतीत में वह सिंघानिया परिवार और अपनी माँ के खातिर जीती आई थी, लेकिन अब वह केवल और केवल अपने लिए जिएगी। एक ऐसा वजूद जो अब किसी के रहमो करम पर नहीं था, जो अपनी मर्जी की खुद मालिक थी और जहाँ चाहे वहाँ आ जा सकती थी। आखिरकार वह उस दम घोंटने वाले पिंजरे से हमेशा के लिए आज़ाद हो चुकी थी। अब सारे पत्ते नए सिरे से फेंके जाएंगे, बाजी फिर से पलटेगी और इस बार इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड वह खुद होगी। एक दिन नंदिनी राजपूत का ये नाम पूरे देश को हिलाकर रख देगा।
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के इतिहास में उसे एक कभी न भुलाए जाने वाले नाम के रूप में याद किया जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने एक बिल्कुल नई, जादुई और ऐतिहासिक जिंदगी की शुरुआत कर दी थी। पाखंड का नाटक। आर्यन सिंघानिया, जो अब नंदिनी थी, आज खास तौर पर टाइम्स स्क्वायर आई थी क्योंकि उसने इसकी योजना पहले ही बना ली थी। उसने देखा था कि विक्रम सिंघानिया मंच की तरफ बढ़ रहा था। आर्यन का सगा पिता होने के नाते उसे अपने ही बेटे की इस शोक सभा में दुनिया के सामने दुख का घिनौना नाटक तो करना ही था। जाहिर है, टाइम्स स्क्वायर पर सिर्फ विक्रम सिंघानिया ही अकेला नहीं था। उसके ठीक बगल में उसकी मौजूदा पत्नी और आर्यन की सौतेली माँ सुलोचना भी खड़ी थी। उस शातिर औरत को देखते ही नंदिनी के चेहरे से बची कुची मुस्कान भी गायब हो गई। उसकी पैनी और नफरत भरी निगाहें सीधे उन दोनों के चेहरों पर टिक गईं। 1 साल पहले इसी सुलोचना और उसकी मक्कार औलाद ने एक घिनौनी साजिश रचकर उसे ब्लैक प्रिजन के उस नरक में धकेला था। यहाँ तक कि सुलोचना ने इसी दौरान उसकी बेकसूर माँ को भी तड़पा तड़पा कर मरने पर मजबूर कर दिया था। और सितम देखिए, उसने पलटकर उसकी दिवंगत माँ पर ही घर तोड़ने वाली रखेल होने का झूठा कीचड़ उछाला था। झूठे आंसू। पूरे टाइम्स स्क्वायर पर गहरा सन्नाटा और मातम पसरा हुआ था। अपने चहेते बेटे को खो चुके विक्रम सिंघानिया ने माइक संभाला और रुआं से स्वर में बोला, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी ही जीती जी अपने जवान बेटे की मौत का मातम मनाना पड़ेगा। 1 साल पहले उसने अचानक मुझसे कहा था कि वह कुछ समय के लिए म्यूजिक इंडस्ट्री से ब्रेक ले रहा है। अपने 10 साल के सुनहरे करियर में उसने देश को ऐसे बेमिसाल और सदाबहार गीत दिए जिनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मुझे लगा कि वह थक गया है और कुछ दिन आराम करना चाहता है, लेकिन किसे पता था कि अपनी बात के अंत तक पहुंचते पहुंचते विक्रम सिंघानिया मंच पर ही फूट फूट कर रोने लगा। नंदिनी की व्यंग्य भरी और बर्फीली नज़रों के सामने अब उसकी सौतेली माँ सुलोचना ने बोलना शुरू किया। आर्यन की माँ ने मरते वक्त उसका हाथ मेरे हाथों में थमाया था और मुझसे रोते हुए भीख मांगी थी कि मैं इस बच्चे का पूरा ख्याल रखूं। आज जब आर्यन के साथ यह भयानक हादसा हो गया है तो मैं ऊपर जाकर उसकी अभागी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगी। सुलोचना मंच पर इस कदर सिसकियां ले रही थी मानो गहरे दुख के कारण आगे बोल ही नहीं पा रही हो। उसका यह पाखंड इतना सजीव था कि मंच के नीचे खड़े मासूम लोग उसे देखकर ठंडी आहें भर रहे थे और उसके दुख को सच मान रहे थे। वहां मौजूद सभी फैंस यह अच्छी तरह जानते थे कि आर्यन सिंघानिया एक अवैध संतान था। हालांकि ये खबर 1 साल पहले जानबूझकर तभी लीक की गई थी जब आर्यन ने इंडस्ट्री से दूरी बनाई थी। उस वक्त कई फैंस इस कड़वे सच से आहत होकर उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। समाज की नज़रों में दूसरी औरत का वजूद हमेशा से ही बेहद घिनौना और बदनाम रहा है। लोगों को यही लगता था कि सिंघानिया परिवार की मौजूदा मालकिन ने अपनी महानता और दरियादिली दिखाते हुए न सिर्फ उस नाजायज़ औलाद को अपनाया बल्कि उसे पाल पोसकर इतने बड़े मुकाम तक पहुंचाया। नंदिनी उन दोनों पति पत्नी की इस नौटंकी को चुपचाप देख रही थी और उसकी आंखों की ठंडक और गहरी होती जा रही थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि महज 1 साल के भीतर असली घर तोड़ने वाली सुलोचना को विक्रम सिंघानिया ने समाज के सामने इतना पाक साफ साबित कर दिया था। अब जब उसकी मां को सुलोचना पहले ही रास्ते से हटा चुकी थी तो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। वह अब हर सांसारिक बंधन से आज़ाद थी। तुम लोगों को सच को झूठ और झूठ को सच बनाना बहुत अच्छे से आता है ना? लेकिन दूसरों का सुहाग और घर उजाड़कर इतनी आसानी से सिंघानिया खानदान की महारानी बने रहना अब आगे इतना आसान भी नहीं होने वाला। नर्क से वापसी। सुलोचना ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आर्यन सिंघानिया सचमुच मौत के कुएं से जिंदा बाहर निकलकर उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। ब्लैक प्रिजन में बिताए उस 1 साल की यातनाओं ने उसे इतना दर्द दिया था कि वह कई बार खुद मौत की भीख मांगने पर मजबूर हो गई थी। वह विक्रम सिंघानिया की अपनी सगी खून थी, इसके बावजूद उस लालची बूढ़े ने इस 2 कौड़ी की औरत के खातिर अपनी ही बेटी को जलती हुई आग में झोंक दिया था। उसमें एक पिता की ममता का अंश तक नहीं था। अब वह इन गुनहगारों से खून का बदला खून से लेना चाहती थी। टाइम्स स्क्वायर पर चल रही वह शोक सभा जल्द ही समाप्त हो गई। नंदिनी ने देखा कि सुलोचना और विक्रम सिंघानिया वहां से निकलकर विपरीत दिशा में आगे बढ़ रहे थे। सुलोचना तुरंत उस आलीशान होटल में लौट आई जहां वह शहर के दौरे के दौरान अस्थायी रूप से ठहरी हुई थी। ये होटल खुद सिंघानिया परिवार के साम्राज्य का ही एक हिस्सा था। होटल में कदम रखते ही वहां के स्टाफ ने झुककर बड़े आदर से उसका स्वागत किया। मालकिन, कृपया इस तरफ आइए। मैंने आपके लिए वीआईपी रूम में दोपहर के भोजन और गाड़ी का पूरा इंतजाम करवा दिया है। नकाबपोश साजिश। उस आलीशान वीआईपी रूम में पहुंचने के बाद सुलोचना आराम से सोफे पर बैठ गई और सामने लगे बड़े शीशे में अपने खूबसूरती से संवारे गए चेहरे को निहारने लगी। उसे देखते ही उसके होठों पर एक घमंडी और शातिर मुस्कान खिल उठी। उस वक्त उस रास्ते के कांटे आर्यन को हमेशा के लिए ब्लैक प्रिजन भिजवाने के लिए वह खुद जानबूझकर सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी।
आर्यन पर उस जानलेवा हमले का झूठा इल्जाम मढ़कर उसने विक्रम सिंघानिया को इस कदर भड़का दिया था कि उसने अपने ही सगे बच्चे को उस जीते जी नर्क में धकेल दिया और दुनिया के सामने यह मनगढ़ंत कहानी फैला दी कि उसने म्यूजिक इंडस्ट्री से 1 साल का ब्रेक लिया है। वह कमीना तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। इस पूरे सिंघानिया साम्राज्य और दौलत पर सिर्फ मेरा और मेरे पेट में पल रहे इस असली वारिस का ही हक होना चाहिए। सुलोचना जब ये सोच रही थी कि आर्यन सिंघानिया ने ब्लैक प्रिजन के उस जीते जी नर्क में कितनी भयानक यातनाएं झेली होंगी तो उसका मन गहरी संतुष्टि और खुशी से भर उठा। श्रीमती सिंघानिया, आप इस समय खुद पर वाकई बहुत ज्यादा गुमान कर रही हैं। तभी हवा में तैरती हुई नर्क जैसी ठंडी और जमा देने वाली एक आवाज़ गूंज उठी। ये सुनते ही सुलोचना के रोंगटे खड़े हो गए और उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। कौन है वहाँ? सामने आओ। इस लड़की की आवाज़ उस मरे हुए कमीने से इतनी ज्यादा क्यों मिल रही है? वह गहरी घबराहट और हड़बड़ाहट में पलटी और उसने अनजाने में ही अपने पेट पर हाथ रख लिया ताकि अपने होने वाले बच्चे को महफूज रख सके। कमरे के एक अंधेरे कोने से नंदिनी धीरे धीरे बाहर निकल कर आई। यही वह औरत थी जिसने साजिशों के बल पर दूसरों का घर उजाड़ा था, उसके हंसते खेलते संसार पर कब्जा किया था और उसकी माँ की मौत की वजह बनी थी। इतना ही नहीं, इस शातिर ने दुनिया के सामने उसे एक नाजायज़ औलाद बनाकर बदनाम किया था और उसकी पवित्र माँ पर घर तोड़ने वाली का कलंक मढ़ा था। खून का बदला खून से होता है और आज वह यहाँ अपनी मौत का हिसाब चुकता करने आई थी। सुलोचना ने जब एक अनजान लड़की को अपने सामने आते देखा तो उसकी आंखों का खौफ पल भर में गायब हो गया। वह बेहद कड़े और रोबीले लहजे में चिल्लाई, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वीआईपी रूम में इस तरह बिना इजाज़त घुसने की? मैं नंदिनी की आंखों में गर्माहट का एक कतरा तक नहीं था। उसने बिना एक पल गंवाए पूरी ताकत से उस आलीशान स्टूल पर लात मारी जिस पर सुलोचना बैठी थी। सुलोचना के मुंह से दर्द से भरी एक चीख निकली और वह धड़ाम से जमीन पर जा गिरी। अपने सामने खड़ी इस लड़की के हाव भाव देखकर सुलोचना की आंखों की गहराइयों में मौत का खौफ साफ तैरने लगा था। चूंकि उसके पेट में एक बच्चा पल रहा था, जमीन पर इस तरह गिरने के कारण सुलोचना को इतना भयंकर दर्द हुआ कि उसका पूरा शरीर ऐंठने लगा। खौफनाक हकीकत। हालांकि इसके ठीक बाद उसके कानों में जो शब्द पड़े वह उसकी जिंदगी का सबसे भयानक और रूह कंपा देने वाला सच था, क्योंकि सामने खड़ी उस लड़की ने कहा था, सुलोचना, आर्यन सिंघानिया की मौत की जिम्मेदार तुम ही हो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि मुझे मौत के घाट उतारने के बाद तुम इस साम्राज्य पर आराम से राज करोगी? ये तुम्हारा महज एक हसीन ख्वाब है। मैं उस नर्क की आग से जिंदा बाहर निकल आई हूँ और अब मैं तुम्हारी जान लेने आई हूँ। जैसे ही सुलोचना के कानों में आर्यन सिंघानिया का नाम पड़ा, उसके दिल के कोने कोने में एक गहरा और जानलेवा खौफ फैल गया। वह चिल्लाकर किसी को मदद के लिए बुलाना चाहती थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वह पूरी तरह सुन्न पड़ चुकी थी और फटी आंखों से अवाक होकर अपने सामने खड़ी उस लड़की को घूर रही थी। यह आर्यन सिंघानिया कैसे हो सकता है? वह कमीना तो मर चुका है, वह हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। तुम झूठ बोल रही हो। वह कमीना आर्यन मर चुका है। तुम कोई पागल औरत हो। मैं अभी बाहर जाकर गार्ड्स को बुलाती हूँ और तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकलवाती हूँ। सुलोचना ने जमीन पर घिसटते हुए वहां से भागने की नाकाम कोशिश की, लेकिन नंदिनी ने महज 2-3 लंबे कदम बढ़ाकर उसका रास्ता रोक दिया। उसकी पैनी और ठंडी नज़रें सीधे सुलोचना के पेट पर जा टिकी और उसकी आंखों में एक बेहद खूंखार और भयानक नफरत की आग सुलगने लगी। बेशक मैं मर चुका हूँ। मैं तुम्हें याद दिलाना भूल गया कि तुम्हारे सामने जो खड़ी है वह कोई हाड़ मांस की इंसान नहीं, बल्कि एक रूह है, एक भूत है। तुमने मेरी जिंदगी छीन ली थी और अब तुम्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। मैं तुम्हें उस एक एक पल के दर्द का एहसास कराऊंगा जो मैंने उस कालकोठरी में झेला है। सुलोचना, तुम्हें दूसरों का घर उजाड़ना बहुत पसंद था ना? तुम्हें मेरी माँ से उसका सब कुछ छीनने में बड़ा मजा आता था। अगर तुम्हारे अंदर पाप करने का इतना ही दम था तो अब मेरे इस खौफनाक गुस्से को झेलने का हौसला भी रखो। नंदिनी ने अचानक अपना पैर उठाया और पूरी बेरहमी से सुलोचना के पेट पर एक जबरदस्त किक मार दी। सुलोचना के मुंह से एक दबी हुई कराह निकली और पूरे कमरे में उसकी एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। इस बेहद खौफनाक मंजर के दौरान भी नंदिनी के चेहरे के भाव रत्ती भर भी नहीं बदले, वह बर्फ की तरह जमी रही। धीरे धीरे उसके कपड़ों से खून रिसकर जमीन पर फैलने लगा। सुलोचना का पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। उसने लड़खड़ाते हाथों से अपने पैरों को छुआ और रोते हुए बिलखने लगी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। नंदिनी को साफ महसूस हो रहा था कि उसका यह नया शरीर अंदर से काफी कमजोर था और वह इस हाथापाई के कारण बुरी तरह हाँफने लगी थी। लेकिन उसने उस एक रात में अपने पिछले जन्म की पूरी नफरत और ताकत झोंक दी थी। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि तुम्हारे पेट में पल रहा ये पाखंडी बच्चा सिंघानिया साम्राज्य का असली वारिस बनेगा और ऐश करेगा? अपने इस ख्वाब को हमेशा के लिए भूल जाओ।
सुलोचना जब नंदिनी के मुंह से इन खौफनाक और कड़वे शब्दों को सुन रही थी तो उसका दिल दहल उठा और उसका मन हुआ कि वह वहीं बेहोश हो जाए। दरिंदे, तुम एक पागल औरत हो। नंदिनी की उस एक जबरदस्त लात के बाद सुलोचना का होने वाला बच्चा अब दुनिया में कभी आंखें नहीं खोल पाता। वह गर्भ में ही दम तोड़ चुका था। इस खौफनाक कदम को नंदिनी अपने पिछले जन्म के साथ हुए अन्याय का पहला प्रतिशोध मान रही थी। सुलोचना भी अच्छी तरह समझ चुकी थी कि उसका बच्चा अब हमेशा के लिए जा चुका है। वह दर्द और बेबसी के मारे जोर जोर से चीखने लगी और बेहद अविश्वास भरी नज़रों से अपने सामने खड़ी उस लड़की को घूरते हुए बोली, तुम कोई शैतान हो। अतीत के इस बड़े और गहरे घाव का हिसाब चुकता करने के बाद नंदिनी बिना एक पल गंवाए तेजी से कमरे से बाहर निकल आई। अब वह हथियारों के उस सबसे बड़े और रसूखदार सिंघानिया साम्राज्य की इकलौती और ताकतवर वारिस आर्यन सिंघानिया नहीं थी, बल्कि इस नई जिंदगी में वह महज एक साधारण सी लड़की नंदिनी राजपूत थी, जिसके पास फिलहाल अपना कहने को कुछ नहीं था और जिसे चौहान खानदान के उस बंद पिंजरे में समझौता करके जीना पड़ रहा था। उसे फिलहाल अपनी इस नई ताकत को दुनिया की नज़रों से छिपा कर रखना था और बहुत ही सूझबूझ के साथ धीरे धीरे समाज में अपना असली मुकाम हासिल करना था। जल्द ही सुलोचना की उन दर्दनाक चीखों को सुनकर होटल में मौजूद सिंघानिया परिवार के स्टाफ और गार्ड्स के बीच एक भारी हड़कंप मच गया। जैसे ही नंदिनी नीचे की मंजिलों की तरफ बढ़ी, उसकी पारखी नज़रों ने तुरंत भांप लिया कि चारों दिशाओं से सुरक्षाकर्मी इकट्ठा हो रहे थे और होटल के सुरक्षा घेरे को देखते हुए फिलहाल सीधे बाहर भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसे ये भी एहसास हो रहा था कि उसका यह नया शरीर शारीरिक और अन्य हर लिहाज से काफ़ी कमज़ोर और थका हुआ था। इसके बावजूद उसे आज उठाए गए अपने इस कदम पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं था। उसने पिछले 2 सालों से सुलोचना के उन जुल्मों को बर्दाश्त किया था। आज भले ही इस कोशिश में उसकी अपनी जान ही क्यों न चली जाती, वह इस शातिर औरत की जिंदगी को जीता जी नर्क बनाकर ही दम लेती। नंदिनी ने फुर्ती से लिफ्ट के अंदर कदम रखा। उसने बिना सोचे समझे रैंडमली एक मंजिल का बटन दबाया और अपने बैग से खुद को थोड़ा व्यवस्थित करने के लिए कुछ सामान निकाला। जैसे ही लिफ्ट एक मधुर डिंग डोंग की आवाज़ के साथ 22वीं मंजिल पर रुकी, वह बेहद शांत और सामान्य हाव भाव के साथ बाहर निकल आई। नंदिनी इस आलीशान होटल के चप्पे चप्पे से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी और जानती थी कि किस तरफ का रास्ता सुरक्षा के लिहाज से ज़्यादा महफूज था। वह अभी गलियारे में कुछ ही कदम आगे बढ़ी थी कि तभी एक कोने से कुछ युवतियां उसकी तरफ आती हुई दिखीं। वे आपस में हंसती मुस्कुराती बातें कर रही थीं और उनके महंगे परफ्यूम की खुशबू हवाओं में तैर रही थी। नंदिनी ने अपनी नज़रें बिल्कुल सीधी रखीं और ऐसा बर्भाव किया मानो वह कोई अजनबी हो। इसके बावजूद उन लड़कियों में से एक की नज़र उस पर टिक गई। वह लड़की थोड़ी हिचकिचाए और काफ़ी देर तक नंदिनी के चेहरे को देखती रही। जैसे ही नंदिनी उसके पास से गुजरने लगी, उस लड़की ने अचानक टोकते हुए पूछा, नंदिनी राजपूत, क्या ये वाकई तुम हो? गलियारे में अचानक अपना नाम सुनकर नंदिनी के कदम वहीं ठिठक गए। क्या इत्तेफाक से उसकी मुलाकात इस शरीर के किसी पुराने जानने वाले से हो गई थी? नंदिनी अभी मन ही मन ये सोच ही रही था कि उसे इस पर क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए, तभी वह लड़की खुद आगे बढ़ी और चहकते हुए बोली, कुछ दिन पहले हम सब ने तुम्हारी बड़ी बहन से कहा था कि वह तुम्हें हमारी स्कूल कॉलेज की इस क्लास रियूनियन पुरानी यादों की महफिल में आने के लिए कह दे, लेकिन तुम्हारी दीदी ने हमसे कहा कि तुम्हें कोई ज़रूरी काम है और तुम नहीं आ पाओगी। हम सब इस बात को लेकर काफ़ी अफसोस जता रहे थे। जूही ने नंदिनी को कई सालों से नहीं देखा था। कॉलेज के दिनों में भी उन दोनों के बीच कोई बहुत गहरी दोस्ती नहीं थी, वे बस एक दूसरे को नाम से जानते थे। हालांकि नंदिनी अपने कॉलेज के दिनों की सबसे खूबसूरत लड़की स्कूल बैले हुआ करती थी, इसलिए उसकी एक गहरी छाप सबके दिलों पर थी। क्लास रियूनियन, और आयशा ने सबसे कह दिया कि मेरे पास वक्त नहीं है। उस शातिर दीदी ने घर पर इस रियूनियन के बारे में एक शब्द भी नहीं बताया था। नंदिनी ने पल भर में इस बात के पीछे छिपे 2 बेहद ज़रूरी पहलुओं को पकड़ लिया। आयशा हरगिज़ नहीं चाहती थी कि नंदिनी इस महफिल का हिस्सा बने और उसकी इसी साजिश ने नंदिनी के अंदर वहां जाने की जिद पैदा कर दी थी। चलो आज देख ही लेते हैं कि आयशा पीठ पीछे और क्या क्या गुल खिला रही है। वैसे भी इस महफिल का हिस्सा बनकर वह नीचे होटल में मचे उस सुरक्षा के बवाल और छानबीन से बहुत आसानी से बच सकती थी। शुरुआत में मेरे पास सचमुच वक्त नहीं था, लेकिन आज इत्तेफाक से मैं थोड़ी फ्री हो गई, इसलिए मैंने यहाँ आने का मन बना लिया। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। चलो फिर अंदर साथ ही चलते हैं। नंदिनी के होठों पर एक बेहद हल्की और रहस्यमयी मुस्कान उभर आई और उसकी गहरी आंखों में छिपे इरादों को पढ़ पाना किसी के बस की बात नहीं था। महफिल की झूठी चमक। होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर बने उस आलीशान बैंक्वेट हॉल के अंदर का नज़ारा बेहद भव्य था। छत पर लगा कीमती झूमर अपनी मखमली और सुनहरी रोशनी पूरे हॉल में बिखेर रहा था। डाइनिंग टेबल पर कांच के ऊंचे और चमचमाते गिलासों की परतें एक के ऊपर एक सलीके से सजी थीं और महंगे वाइन के काउंटर के बीच तरह तरह के स्वादिष्ट और लजीज डेसर्ट रखे हुए थे।
पूरा हॉल संभ्रांत पुरुषों के आलीशान सूट और महिलाओं की महंगी ड्रेसेस की चमक से सराबोर था। हर तरफ लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, गपशप कर रहे थे और वहाँ का माहौल बेहद खुशगवार लग रहा था। आज के समय में अगर हम सब में से कोई सबसे ज़्यादा कामयाब और ऊंचे मुकाम पर है तो वह यकीनन हमारी आयशा राजपूत है। सच कहूँ तो कॉलेज के दिनों में मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि आयशा ना सिर्फ देश की सबसे बड़ी कंपनी चौहान कॉरपोरेशन में जगह बना लेगी, बल्कि वह साक्षात चौहान खानदान के उस राजकुमार रणवीर चौहान की पर्सनल असिस्टेंट बन जाएगी। महीने की हज़ारों लाखों की तनख्वाह है उसकी। हम सब तो उसे देखकर ही जलते हैं। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब भी अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आयशा ने बेहद मासूमियत और दिखावटी शालीनता के साथ जवाब दिया। लेकिन वहां मौजूद भीड़ की उन ईर्ष्या और जलन से भरी नज़रों को देखकर अंदर ही अंदर उसका घमंड सातवें आसमान पर था और उसके होठों की मुस्कान और गहरी होती जा रही थी। तभी उसकी एक और सहेली कृति खुद को रोक नहीं पाए और बातों में और रस घोलते हुए बोली, आयशा अब हम जैसे आम लोगों की बराबरी की कहाँ रही। वह जितनी खूबसूरत है उतनी ही दिमाग की तेज भी है। क्या पता भविष्य में वह चौहान खानदान की असली बहू बनकर राज करे। आखिरकार वह दिन रात रणवीर चौहान के साथ ही तो वक्त बिताती है। और कौन जानता है, साथ काम करते करते कब दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ जाए। वहां मौजूद हर एक इंसान इस सच से अच्छी तरह वाकिफ था कि आयशा एक ऐसी पर्सनल असिस्टेंट थी जो हमेशा चौहान खानदान के उस होने वाले वारिस रणवीर चौहान के साथ हर बड़े सार्वजनिक मंच पर नजर आती थी। हालांकि उन्होंने उड़ती उड़ती अफवाहों में यह भी सुन रखा था कि रणवीर चौहान की शादी हो चुकी है और उसकी एक पत्नी भी है। लेकिन वह पत्नी कौन थी, उसका क्या नाम था और वह किस खानदान से थी, इस बारे में किसी को कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी। हाँ, शहर के रईस गलियारों में ये चर्चा आम थी कि रणवीर चौहान के दिल में अपनी उस 6 महीने पुरानी शादी और पत्नी के लिए रत्ती भर भी भावनाएं नहीं थीं। और यही बात आयशा के लिए अपनी किस्मत चमकाने का सबसे बेहतरीन और सुनहरा मौका बन चुकी थी। वहाँ मौजूद लोग सोच रहे थे कि अगर वे अभी से आयशा के करीब रहेंगे और उसकी चापलूसी करेंगे तो भविष्य में जब वह इस चौहान साम्राज्य की मालकिन बनेगी तो उन्हें भी बड़े बड़े फायदे मिलेंगे। आप लोग भी ना बस कुछ भी बकवास करते रहते हैं। आयशा के चेहरे पर एक बनावटी और शर्मीली मुस्कान बिखर गई, लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में उस रोबीले और आलीशान मर्द का ख्याल आया, उसके दिल की धड़कनें अचानक से तेज हो गईं। एक दिन मैं उस दब्बू और बेकार नंदिनी को रास्ते से हटाकर खुद इस चौहान खानदान की असली बहू और श्रीमती चौहान बनकर राज करूंगी। जब महफिल में लगभग सभी पुराने दोस्त इकट्ठा हो गए तो कॉलेज के दिनों के उसके एक सहपाठी राहुल से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, क्या नंदिनी राजपूत आज सच में यहाँ नहीं आ रही है। उस दौर में वह हमारे पूरे कॉलेज की धड़कन स्कूल बैले हुआ करती थी। इतने साल गुजर गए, न जाने वह अब कहाँ होगी और कैसी होगी। उस जमाने में नंदिनी राजपूत क्लास के कई लड़कों के सपनों की रानी हुआ करती थी। भले ही उन्हें जुदा हुए कुछ साल बीत चुके थे, लेकिन आज भी उन सबके दिलों में नंदिनी के मौजूदा हालातों को जानने की गहरी उत्सुकता थी। आयशा उसकी बड़ी बहन है तो यकीनन उसे हमारी कॉलेज क्वीन के बारे में सब कुछ पता होगा, है ना। कृति ने अपनी नज़रों को आयशा पर टिकाते हुए पूछा। लेकिन जब उसने देखा कि आयशा एक बेहद लाचार और उदास चेहरा बनाकर उनकी तरफ देख रही है तो उसने एक ठंडी आह भरी। आयशा ने बहुत ही धीमे और सहानुभूति बटोरने वाले लहजे में कहा, कॉलेज खत्म होने के बाद से मेरी छोटी बहन बस घर पर ही बैठी रहती है। वह कोई काम धंधा या नौकरी नहीं करती। घर पर बैठी रहती है और कोई काम नहीं करती, इसका सीधा सा मतलब तो यही हुआ ना कि वह अपने परिवार पर बोझ बनी हुई है। आयशा की इस बात को सुनते ही वहां मौजूद पूरी भीड़ ने मन ही मन यह अंदाज़ा लगा लिया कि नंदिनी की जिंदगी इस वक्त बेहद कंगाली और बदहाली में गुजर रही होगी। आखिर आज के इस दौर में महज एक खूबसूरत चेहरा होने से क्या होता है। कॉलेज के दिनों में भी पढ़ाई के मामले में नंदिनी हमेशा क्लास में सबसे पीछे रहा करती थी, और अब शायद उसके सामने अपने 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी एक बड़ी चुनौती बन चुका था। वह कामयाबी के मामले में आयशा के सामने ज़मीन और आसमान जितनी पीछे छूट चुकी थी। तभी महफिल में बैठी समीक्षा नाम की एक लड़की ने जैसे ही नंदिनी का नाम सुना, उसके चेहरे पर नफरत के भाव आ गए और वह तंज कसते हुए बोली, वह लड़की तो शुरू से ही बिल्कुल बुद्धू थी। उसके पास सिर्फ एक शोपीस जैसा बेजान चेहरा है, वह हमारी काबिल आयशा की बराबरी भला कैसे कर सकती है। मेरी माने तो आयशा के पैर की धूल के बराबर भी नहीं है वह। रानी की तरह एंट्री, अरे वाह, यहाँ तो सबके सब पहले से ही मौजूद हैं। ठीक इसी पल जूही ने नंदिनी के साथ बैंक्वेट हॉल के बड़े दरवाजे से अंदर कदम रखा और पूरे कमरे पर एक नज़र डालते हुए मुस्कुराकर सबका अभिवादन किया। हॉल में मौजूद पूरी भीड़ जैसे ही उनकी तरफ पलटी, उन सबकी निगाहें अनजाने में ही जूही के ठीक पीछे खड़ी नंदिनी राजपूत पर जाकर टिक गईं, और अगले ही पल उन सब की आंखें फटी की फटी रह गईं। नंदिनी राजपूत, वह अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा किए एक गजब के आत्मविश्वास के साथ वहां खड़ी थी।
उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसका पूरा वजूद ही पूरी तरह से बदल चुका हो। अब उसके चेहरे पर वो पुरानी दब्बू, लाचार और सहमी हुई उदासी का नामो निशान तक नहीं था। इसके बजाय उसकी आंखों में छाए उस ठंडे और बेबाक अंदाज को देखकर ऐसा एहसास हो रहा था मानो कड़कती धूप में सावन की कोई ठंडी फुहार आ गई हो। उसने टिफनी और को ब्रांड का सबसे लेटेस्ट और बेहद कीमती लग्जरी नेकलेस पहन रखा था, जिसमें अनगिनत बारीक और असली हीरे जड़े हुए थे। हॉल के उस बड़े झूमर की तेज रोशनी में वह हार इस कदर जगमगा रहा था कि देखने वाले की आंखें चौंधिया जाएं। वह इस लिबास में किसी शाही घराने की महारानी की तरह बेहद आलीशान और पूजनीय लग रही थी। ये वाकई एक ऐसा मंजर था जो किसी के भी होश उड़ा दे। आयशा ने जैसे ही अपने आसपास के लोगों के मुंह से अचरज और सदमे से भरी सिसकियां सुनी, उसके होठों पर सजी वह झूठी मुस्कान पल भर में गायब हो गई। नंदिनी ने उस कीमती हार से मैच करती हुई एक बेहद नायाब अंगूठी और ब्रेसलेट भी पहन रखा था। उसके पूरे जिस्म से निकल रही वह शाही चमक देखकर वहां मौजूद तमाम महिलाओं की आंखें अविश्वास से फैल गईं। वे सम्मोहित सी होकर बस उसे ही निहारे जा रही थीं और चाहकर भी अपनी पलकें नहीं झपका पा रही थीं। हेलो एवरीवन। जो लड़कियां अब तक मन ही मन नंदिनी की बदहाली पर तरस खा रही थीं और उसे एक बेचारी समझ रही थीं, उसकी इस भव्य एंट्री को देखकर उनका दिल जैसे सीने में ही बैठ गया। जो लड़की गले में लाखों के असली हीरे पहने हो और जिसके हाथों में दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड हर्म्स का लिमिटेड एडिशन बैग थमा हो, वह भला आयशा की बया की गई उस कंगाली और बेबसी का शिकार कैसे हो सकती थी। किसने सोचा था कि आयशा के उस सफ़ेद झूठ पर इतनी जोरदार और करारी चपत इतनी जल्दी पड़ेगी। क्या ये वाकई वही नंदिनी राजपूत है? बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। नंदिनी की तीखी और ठंडी नज़रों ने पूरे हॉल का एक सरसरी जायजा लिया और आखिरकार उसकी निगाहें सीधे आयशा के फीके पड़ चुके चेहरे पर जाकर टिक गईं। दीदी, आप भी यहाँ मौजूद हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ जमा सभी लोग पिछले कुछ सालों से समाज और बिजनेस की दुनिया में धक्के खा चुके थे, इसलिए वे अंदर से काफ़ी चालाक और समझदार थे। नंदिनी के इस शाही और बेहद रईस अंदाज को देखकर वे पल भर में ताड़ गए कि वह न सिर्फ एक बेहद शानदार जिंदगी जी रही थी, बल्कि उसके पास अथाह दौलत भी थी। अब जब उनके दिमाग में आयशा की कही वह बात गूंजी कि मेरी छोटी बहन तो बस घर पर बेकार बैठी रहती है, तो उनके मनों में अपनी इस बड़ी बहन के प्रति एक गहरा शक और संदेह पैदा होने लगा। क्या यह मुमकिन है कि इस लड़की ने ऐश और आराम की यह आलीशान जिंदगी पाने और इतने महंगे कपड़े गहने खरीदने के लिए पीठ पीछे किसी बहुत बड़े और अमीर बूढ़े को अपने जाल में फंसा रखा हो? अरे वाह, तो ये हमारी कॉलेज की हुस्न की मल्लिका नंदिनी जी पधारी हैं। महफिल के सन्नाटे को चीरती हुई एक बेहद तीखी और व्यंग्य से भरी आवाज़ गूंज उठी। नंदिनी ने शांत नज़रों से उस आवाज़ की दिशा में देखा तो उसे एक बेहद द्वेष और ईर्ष्या से भरा चेहरा नजर आया। वह लड़की जहरीली मुस्कान के साथ बोली, अभी थोड़ी देर पहले ही तुम्हारी दीदी तुम्हारा जिक्र कर रही थी। मैं तो बस यही सोच रही थी कि जब सब लोग इस क्लास रियूनियन को लेकर इतने उत्साहित थे, तब तुमने अपनी दीदी से यह झूठ क्यों बोला कि तुम्हें कोई ज़रूरी काम है और तुम नहीं आ सकती। देखो, अगर तुम घर पर बेकार बैठी हो और कोई नौकरी नहीं करती, तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है? हम कोई तुम्हारा मजाक थोड़ी न उड़ाएंगे। नंदिनी ने उस बोलने वाली औरत पर एक सरसरी और ठंडी नज़र डाली। उसकी वे घने अंधेरे जैसी काली आंखें सीधे उस लड़की के चेहरे को घूरने लगी और अगले ही पल उसके होठों पर एक गहरी मुस्कान खिल उठी। अब उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं थी। वह अच्छी तरह समझ चुकी थी कि उसकी इस महान बड़ी बहन ने अभी अभी पीठ पीछे उसके नाम का कितना गंदा तमाशा बनाया था। आयशा अपनी जगह पर वैसी ही शांत, शालीन और संस्कारी बनी बैठी रही। उसने बड़ी चालाकी से खुद को इस तरह पेश किया मानो उसका इस पूरे विवाद से कोई लेना देना ही न हो, और वह जानबूझकर अपनी दोस्त द्वारा की जा रही नंदिनी की इस सरेआम बेइज्जती को नज़रअंदाज करने लगी। नंदिनी पर यह कीचड़ उछालने वाली कोई और नहीं, बल्कि आयशा की सबसे करीबी सहेली और कॉलेज के दिनों से नंदिनी की कट्टर दुश्मन समीक्षा थी। उस दौर में जिस लड़के को समीक्षा पागलों की तरह चाहती थी, उसने सरेआम नंदिनी के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया था। बस उसी एक घटना ने समीक्षा के दिल में नंदिनी के लिए नफरत का ऐसा जहर बो दिया था कि वह उसकी जानी दुश्मन बन बैठी। हाँ बिल्कुल, समीक्षा सही तो कह रही है। आयशा और समीक्षा की तीसरी जोड़ीदार कृति भी तुरंत इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए कूद पड़ी। उसने बेहद कड़वे और ताना मारने वाले लहजे में कहा, नंदिनी राजपूत, जब तुम कोई काम धंधा नहीं करती और 24 घंटे घर पर बेकार बैठी रहती हो, तो फिर सिर से लेकर पैर तक इतने महंगे और ब्रांडेड कपड़ों में कैसे सजी हुई हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अपनी इस ऐशो आराम की जिंदगी के लिए किसी अमीर बूढ़े को अपने जाल में फंसा रखा है? अपनी बात पूरी करते ही उसने पूरे हॉल में एक तीखी और घिनौनी हंसी बिखेर दी। अरे, ये तो बिल्कुल सच हो सकता है। सच कहूं तो मुझे तो हमारी आयशा के लिए बेहद अफसोस हो रहा है। जिसकी सगी छोटी बहन ही किसी की रखेल बन बैठी हो, वह बेचारी समाज में क्या मुंह दिखाएगी?
कृति का बात करने का लहजा और उसके चेहरे के गंदे भाव ऐसे थे मानो उसने अपनी इन आंखों से नंदिनी को किसी अमीर बूढ़े की बाहों में सोते हुए देख लिया हो। खामोशी के मायने। नंदिनी राजपूत अपनी जगह पर बिल्कुल अडिग खड़ी रही और बड़े ही दिलचस्प अंदाज में इन लोगों का ये घटिया ड्रामा देखती रही। हॉल में मौजूद बाकी सहपाठी इस सरेआम होते तमाशे से थोड़े असहज जरूर महसूस कर रहे थे, लेकिन उनके मनों में भी नंदिनी की इस दौलत को लेकर एक गहरा कौतूहल था। इसलिए किसी ने भी आगे बढ़कर इस मामले को शांत कराने या बीच बचाव करने की जहमत नहीं उठाई। यहाँ तक कि उसकी सगी बहन आयशा ने भी अपनी आंखें मूंद लेना ही बेहतर समझा। वह तो दिल ही दिल में इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब नंदिनी को इस महफिल में बुरी तरह जलील किया जाए। उसके लिए सबसे बेहतरीन बात तो ये होती कि नंदिनी इस बेइज्जती से बौखला कर कोई तमाशा खड़ा कर दे, ताकि इस पूरे संभ्रांत शकल में उसका नाम हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाए। इतनी बड़ी भीड़ के सामने आयशा ने बड़ी चालाकी से खुद पर्दे के पीछे रहकर समीक्षा और कृति को मोहरा बनाया था ताकि वे नंदिनी की धज्जियां उड़ा सकें। जूही, जो नंदिनी को अपने साथ इस हॉल के अंदर लेकर आई थी, इस पूरे माहौल को देखकर बेहद असहज और परेशान हो उठी। किसी भी शरीफ लड़की के लिए इतने सारे लोगों के सामने ऐसी गंदी और चरित्रहीन बातें सुनना भला कितनी बड़ी मानसिक प्रताड़ना थी। पर सबसे अजीब और हैरान करने वाली बात तो ये थी कि नंदिनी की अपनी सगी बड़ी बहन इस पूरे तमाशे को चुपचाप देख रही थी और अपनी ही बहन की आबरू सरेआम नीलाम होने दे रही थी। अरे क्या बात है, हमारी कॉलेज की हुस्न की मल्लिका अब कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? क्या जबान को सांप सूंघ गया है? समीक्षा ने जानबूझकर उसे उकसाने के लिए तंज कसा। मैं तो बस इस बात पर हैरान हूं कि इस दुनिया में कैसे कुछ लोग महज दो चार झूठी अफवाहें सुनकर किसी बाजारू औरत की तरह दूसरों की पीठ पीछे इस कदर थू करने और गपशप लड़ाने के लिए उतावले हो जाते हैं। नंदिनी ने महज एक ठंडी और पैनी नज़र उस पर डाली और जहरीली हंसी हंस पड़ी। अपने पिछले जन्म में, यानी जब वह पुरुषों की उस खूंखार अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बॉस आर्यन थी, तब उसका सामना कभी इन औरतों की छोटी और ओछी साजिशों से नहीं हुआ था। आज जब वह इस दलदल में थी तो उसे इन औरतों की यह घटिया राजनीति बेहद बचकानी और मज़ेदार लग रही थी। मर्दों की उस खूंखार दुनिया में अगर दो लोगों के बीच कोई कड़वाहट होती थी तो उसका महज एक ही सीधा और आसान समाधान होता था, एक ज़बरदस्त खूनी जंग। जो तुम्हारी बात से सहमत न हो उसे सीधे ज़मीन पर सुला दो। अतीत का घाव और पलटवार। नंदिनी को इस कदर शांत, बेबाक और अपने नियंत्रण में देखकर समीक्षा के चेहरे का रंग थोड़ा फीका पड़ गया। फिर भी अपनी आंखों की नफरत को छिपाए बिना वह अड़ियल अंदाज में बोली, हम सब तो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए और तुम्हारी फिक्र में ये सब कह रहे हैं। आखिर ये इतने महंगे कपड़े और गहने तुम्हारे पास आए कहाँ से? क्या ये सच नहीं है कि तुम किसी रईस की रखैल बन चुकी हो? वैसे याद रखना नंदिनी, दूसरों का घर उजाड़ने वाली ऐसी औरतों का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। जरा सिंघानिया परिवार की उस रखैल का हश्र तो देखो। सुना है अंत में वह तड़प तड़प कर बेहद खौफनाक मौत मरी थी। जैसे ही समीक्षा के मुंह से सिंघानिया परिवार और उसकी मां के अतीत का वह जिक्र निकला, नंदिनी के चेहरे के शांत भाव पल भर में पूरी तरह बदल गए। उसकी आंखें बर्फ की तरह जम गईं और उनमें एक जानलेवा खौफनाक मंजर तैरने लगा। समीक्षा को लगा कि उसका तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है और उसने नंदिनी की सबसे दुखती रग को छू लिया है। उसकी आंखों में एक घमंडी जीत की चमक आ गई। क्यों? क्या मेरा तीर सीधे तुम्हारे कलेजे के पार हो गया? तुम अपनी इस बड़ी बहन की कामयाबी से इस कदर जलती हो कि उससे अपनी बराबरी करने के लिए तुम किसी भी बूढ़े कमीने के बिस्तर पर लेटने से भी बाज नहीं आईं। समीक्षा, बेहतर होगा कि तुम अपनी इस गंदी जबान को थोड़ा लगाम दो और अपने लिए थोड़े अच्छे कर्म बटोर लो, वरना ऐसा न हो कि दूसरों से पहले तुम्हारी खुद की मौत बेहद खौफनाक और तड़प तड़प कर हो। नंदिनी के मुंह से अपने लिए ऐसी खौफनाक और सीधी बद्दुआ सुनकर समीक्षा का पूरा शरीर गुस्से और डर के मारे थरथर कांपने लगा। उसने अपने दांत भींचे और चीखते हुए कहा, नंदिनी राजपूत, तुम खुद एक गिरी हुई औरत हो जो दूसरों के टुकड़ों पर पलती है। दूसरों के सुहाग पर डाका डालने वाली तुम जैसी औरतें ही तड़प तड़प कर मरती हैं। समीक्षा, बस बहुत हुआ, अब अपनी जबान बंद करो। तभी हॉल में एक और कड़कती आवाज़ गूंज उठी। अब तो कुछ लोगों का बर्ताव सचमुच बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। आखिर हम सब पुराने सहपाठी हैं, एक दूसरे के लिए इतनी कड़वाहट और नफरत पालने की क्या ज़रूरत है? भले ही कोई भी बात हो, लेकिन किसी के चरित्र पर इस तरह बाजारू औरत की तरह कीचड़ उछालना बेहद शर्मनाक है। आसपास खड़े कुछ लोग अब सचमुच असहज हो चुके थे और समीक्षा की इस घटिया बयानबाजी की निंदा करने लगे थे। अगर इस आलीशान हॉल में इतने सारे लोग जमा न होते तो नंदिनी इस वक्त अपनी पुरानी आदत के मुताबिक अपनी भड़ास अच्छी तरह निकाल चुकी होती। उसका मन कर रहा था कि वह सीधे एक ज़बरदस्त लड़ाई शुरू कर दे। अपने पिछले जन्म में पुरुषों की उस खूंखार अंडरवर्ल्ड की दुनिया में रहते हुए उसका सामना कभी इन औरतों की ओछी साजिशों और मानसिक प्रपंचों से नहीं हुआ था।
आज वह इस नई जिंदगी में आकर वाकई यह महसूस कर रही थी कि ये औरतें बिना किसी वजह के बस बात बात पर राय का पहाड़ बनाने और मुसीबत खड़ी करने में माहिर थीं। आसपास के लोगों की उन फटकार भरी नज़रों और कड़े रुख को देखकर समीक्षा ने किसी तरह अपने भीतर उबलते गुस्से को दबाया। उसने अपनी बगल में रखी टेबल से वाइन का एक भरा हुआ गिलास उठाया और तेजी से नंदिनी की तरफ लपकी। अरे ये तो बस एक मजाक था। क्या तुम्हें हर बात को दिल से लगाने की इतनी बुरी आदत है? वह मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रही थी और उसकी आंखें नंदिनी को इस कदर घूर रही थीं मानो वह उसे जिंदा ही चबा जाएगी। उसका पूरा ध्यान दूसरों को डराने और घूरने पर था, जिसके चक्कर में अचानक उसका अपना पैर लड़खड़ा गया। जैसे ही वह जोर से नंदिनी के कंधे से टकराए, उसके हाथ में मौजूद वाइन का वह लाल रंग का गिलास पूरी तरह उछल गया और खुद उसी के कपड़ों पर बिखर गया। समीक्षा ने अपना सिर नीचे झुकाया और अपनी उस महंगी सफ़ेद ड्रेस को देखा, जो अब रेड वाइन के गहरे लाल धब्बों से बुरी तरह सिसक रही थी। उसके चेहरे पर पल भर में खौफनाक अंधेरा छा गया और वह पूरी तरह आग बबूला होकर नंदिनी पर चीखने लगी। नंदिनी राजपूत, क्या तुम्हारे पास आंखें नहीं हैं? मैं इतनी बड़ी इंसान तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि तुम्हें देखकर चलना चाहिए? क्या तुम अंधी हो? नंदिनी ने अपनी भौहें चढ़ाईं। तुम खुद जानबूझकर मुझसे टकराने के लिए आगे बढ़ी थीं। इसमें भला मेरा क्या कसूर है? नंदिनी को इस कदर शांत और बेपरवाह देखकर समीक्षा की आंखों में नफरत का जहर और ज्यादा उबलने लगा। तुम्हारी यह जुर्रत कि तुम अपनी गलती मानने के बजाय मुझसे ज़बान लड़ा रही हो। तुमने खुद मुझे धक्का दिया और मेरी इतनी महंगी ड्रेस को गंदा कर दिया। क्या तुम्हें पता भी है कि मैंने किस आलीशान ब्रांड की ड्रेस पहन रखी है? क्या तुम्हारी हैसियत है इसकी कीमत चुकाने की? समीक्षा का परिवार शहर का एक बहुत बड़ा, नवधनाढ्य, नया अमीर बना घराना था। वह खुद को किसी बहुत बड़े और प्रतिष्ठित खानदान की इकलौती शहजादी समझती थी और उसके परिवार ने उसे बचपन से ही बहुत ज्यादा सिर पर चढ़ा रखा था। वह स्वभाव से ही एक बेहद बदतमीज और झगड़ालू औरत शुरू थी, और अब जब उसे नंदिनी की तरफ से एक छोटी सी वजह मिल गई थी, तो वह पूरी तरह से मर्यादा भूलकर बदतमीजी पर उतर आई थी। नंदिनी को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यहाँ उसका सामना किसी ऐसी बाजारू औरत से हो जाएगा। उसके मन में इस तथाकथित क्लास रियूनियन में रुककर इन पाखंडी लोगों के सामने थोड़ा नाटक करने की जो भी इच्छा थी, वह पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। तुम्हारी ड्रेस पर थोड़ी सी वाइन ही तो गिरी है, क्या तुम इसे घर ले जाकर धोना नहीं जानती? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि चौहान खानदान की इस होने वाली बहू के पास अपनी ड्रेस को ड्राई क्लीन कराने के पैसे भी नहीं बचे? नंदिनी ने अचानक एक बेहद ठंडी मुस्कान बिखेरी और अपनी आंखें घुमाईं। मुझे अभी कुछ बहुत ज़रूरी काम निपटाने हैं, इसलिए मेरे पास तुम्हारे इस फालतू ड्रामे के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं इसे घर ले जाऊं और धो लूं? तुमने मेरी इतनी महंगी ड्रेस बर्बाद कर दी और अब तुम यहाँ से चुपचाप खिसकने की फिराक में हो। समीक्षा लगभग पूरे हॉल में दहाड़ उठी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र नंदिनी के गले में चमक रहे उस टिफ़नी के कीमती हार पर पड़ी, उसकी आंखें ईर्ष्या की आग से जलने लगीं। इस लड़की के पीछे जो कोई भी अमीर बूढ़ा खड़ा है, वह वाकई इस पर दिल खोलकर पैसा लुटा रहा है। उगाही का जाल। तो फिर तुम आखिर चाहती क्या हो, सीधे सीधे बताओ, नंदिनी ने कड़े स्वर में पूछा। समीक्षा के होठों पर एक घमंडी और शातिर मुस्कान खिल उठी। वह इस कदर हुक्म चलाने लगी मानो पूरा हॉल उसी की जागीर हो। मेरी यह ड्रेस कोई मामूली या सस्ती नहीं है। मैंने इसे पिछले दिनों पूरे 3,90,000 रुपये में खरीदा था। तुम्हें बस चुपचाप मुझे इस नुकसान के बदले 3,90,000 रुपये का मुआवजा देना होगा और इस पूरी महफिल के सामने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं अपनी दरियादिली दिखाते हुए तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगी। जैसे ही समीक्षा के मुंह से उस ड्रेस की यह खौफनाक कीमत निकली, पूरे बैंक्वेट हॉल में मौजूद भीड़ के मुंह से अचरज भरी सिसकियां निकल पड़ीं। यह महज एक कपड़े का टुकड़ा ही तो है, फिर भी इसकी कीमत पूरे 4.25 लाख रुपये से ज़्यादा है। नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था कि इस औरत के अंदर इतने सारे लोगों के सामने इतनी घिनौनी और नाजायज़ रकम मांगने की जुर्रत आई कहाँ से। वह महज एक छोटे से धब्बे के नाम पर उससे पूरे 3,90,000 रुपये ऐंठने की खुली साजिश रच रही थी। वाह, तो इसे कहते हैं असली दुनिया का सरेआम ब्लैकमेल और धोखाधड़ी। नंदिनी इस घटिया हरकत पर गुस्सा होने के बजाय जोर से हंस पड़ी। हालांकि उसकी आंखों की गहराइयों में एक खूंखार और जानलेवा नफरत साफ सुलगने लगी थी। ठीक इसी पल अपनी शराफत का ढोंग रचते हुए आयशा बीच में कूद पड़ी और बीच बचाव करने का नाटक करते हुए बोली, समीक्षा प्लीज़ बात को यहीं ख़त्म करो। नंदिनी की तरफ से इस ड्रेस के पूरे पैसे मैं तुम्हें चुका दूंगी। समीक्षा, क्या तुम मेरी खातिर इस बात को यहीं रफा दफा नहीं कर सकती? आयशा, तुम दिल की बहुत भोली और सीधी हो। तुम जिस सौतेली बहन की मदद करने के लिए आगे बढ़ रही हो, वह मौका मिलते ही सबसे पहले तुम ही को डसेगी। समीक्षा ने एक बेहद कमीनी हंसी हंसते हुए अपनी आंखें नंदिनी के चेहरे पर गड़ा दी। तुमने खुद मेरी ड्रेस गंदी की और अब उल्टा मुझ पर ही धोखेबाज होने का इल्जाम मढ़ रही हो।
तुम्हें हर हाल में इस ड्रेस की पाई पाई चुकानी ही होगी। अगर तुम्हारे पास इस वक्त नकद पैसे नहीं हैं तो तुम एक कागज़ पर कर्ज का इकरारनामा आयोग लिख कर दे सकती हो। वैसे भी तुम्हारे पीछे कोई अमीर बूढ़ा तो खड़ा ही है ना। अगर पैसों में थोड़ी बहुत कमी रह जाए तो एक रात उसके बिस्तर पर और सो जाना और उससे पैसे मांग लेना, वह तुम्हें हंसते हंसते दे देगा। आयशा, क्या मैं गलत कह रही हूँ? हॉल में मौजूद कई अन्य सहपाठी भी समीक्षा की इस घटिया और चरित्रहीन बात पर दबी दबी हंसी हंसने लगे और उसका साथ देने लगे। नंदिनी को अपने साथ अंदर लाने वाली जूही भी अब शर्मिंदगी से पानी पानी हो रही थी। ये पूरा ग्रुप किसी को नीचा दिखाने और जलील करने की कला में बेहद माहिर था। इतने सारे लोगों के सामने एक बेकसूर लड़की की आबरू से खेलना इनके लिए महज एक खेल था। समीक्षा, तुम जैसे नए नवेले अमीरों नूवो रिश को इस रईस दुनिया की हवा लगे कुछ साल तो बीत चुके हैं, है ना? लेकिन बदकिस्मती से तुम आज तक ऊंचे घराने की तहजीब और सलीका नहीं सीख पाई। अगर तुम्हें सरेआम बाजारू औरत की तरह तमाशा खड़ा करना पसंद है तो शौक से करो। मेरे पास तुम्हारी इस ओछी बकवास के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। नंदिनी ने ना तो उससे कोई फालतू बहस की और ना ही उसे अपने चरित्र पर लांछन लगाने की खुली छूट दी। उसकी आंखों में छाई वह गहरी हिकारत और ठसक वहां मौजूद हर इंसान को यह एहसास करा रही थी कि वह इन सबसे कहीं ऊंचे मुकाम पर खड़ी है। उसका ये रोब, उसका सलीका और उसकी यह राजसी गरिमा इतनी स्वाभाविक थी कि बगल में खड़ी आयशा को अनजाने में ही अपने भीतर एक गहरीहीन भावना महसूस होने लगी। नंदिनी राजपूत, तुम जैसी बेशरम रखेल मेरी महंगी ड्रेस बर्बाद करने के बाद उल्टा मुझ पर ही इल्जाम मरने की जुर्रत कर रही हो। आखिर तुम खुद को समझती क्या हो? समीक्षा पूरी तरह बौखला चुकी थी और हॉल में पागलों की तरह चिल्ला रही थी। मैं तुम्हें एक बार बता चुकी हूँ, तुम खुद अपनी मर्जी से मुझसे टकराई थीं। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम। नंदिनी के उस बिल्कुल शांत और बेपरवाह चेहरे ने समीक्षा को भीतर तक झुलसा दिया था। गुस्से के मारे उसकी उंगलियां थर थर कांप रही थीं। उसने नंदिनी की तरफ उंगली उठाए और दहाड़ते हुए बोली, आयशा, इस बार यह मत कहना कि मैं तुम्हारी खातिर इसे छोड़ दूं। ये लड़की सीधे मुंह बात करने के लायक ही नहीं है। बस करो समीक्षा, यह महज एक कपड़े का टुकड़ा ही तो है। इसके पूरे पैसे मैं तुम्हें बाद में चुका दूंगी, तुम प्लीज़ अपना मूड खराब मत करो। आयशा ने जब देखा कि नंदिनी का तमाशा पर्याप्त रूप से बन चुका है तब उसने बेहद शराफत से आगे बढ़कर कदम रखा। समीक्षा, नंदिनी अभी नासमझ है, तुम थोड़ी दरियादिली दिखाओ और बात को यहीं खत्म करो। आयशा, तुम आखिर क्यों इस जैसी गिरी हुई लड़की का पक्ष ले रही हो? तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि यह मौका मिलते ही सबसे पहले तुम ही को डसेगी। समीक्षा ने बेहद तीखे और कड़वे स्वर में चिल्लाते हुए कहा। आयशा ने एक बेहद नकली फिक्र के साथ नंदिनी की तरफ देखा। समीक्षा, आखिर हम सब इतने सालों पुराने सहपाठी हैं, तुम्हें थोड़ा कड़ा रुख छोड़ना चाहिए। मैं नंदिनी की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, वह वाकई अभी दुनियादारी नहीं समझती। समीक्षा ने अपने सीने पर हाथ बांध लिए और बेहद अड़ियल और बदतमीज़ लहजे में बोली, मैं जानती हूँ। यह एक ऐसी लड़की है जिसने कभी रईसी और ऊंची दुनिया देखी ही नहीं है। लेकिन इसने मेरी ड्रेस गंदा की है तो इसे हर हाल में मुझे 3,90,000 रुपये का मुआवजा देना ही होगा। नंदिनी इन दोनों बहनों का यह मिला जुला पाखंड देख रही थी। उसका मन अब इस घिनौने खेल का पर्दाफाश करने का भी नहीं था। उसने सीधे पूछा, तो फिर तुम आखिर चाहती क्या हो? कुछ खास नहीं, मैं दिल की बहुत उदार हूँ। अगर तुम्हारा ये घमंडी बर्ताव और बदतमीजी न होती तो मुझे तुम जैसी मामूली लड़की के मुंह लगने का कोई शौक नहीं था। समीक्षा के होठों पर एक शातिर मुस्कान खिल उठी। उसे लगा कि नंदिनी ने आखिरकार उसके सामने घुटने टेक दिए हैं। बस तुम इसी वक्त सरेआम मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगो और मुझे 3,90,000 रुपये का एक कर्ज का इकरारनामा आयोग लिख कर दे दो, बात यहीं खत्म हो जाएगी। इस औरत के मुंह से लगातार जहर उगल रहा था। वह अपनी आंखें नंदिनी के चेहरे पर गड़ाए इस बात का इंतजार कर रही थी कि कब वह रोते हुए उसके पैर पकड़ ले। लेकिन उसकी उम्मीदों के उलट नंदिनी ने सीधे उसकी आंखों में अपनी पैनी नज़रें गड़ा दी। मैं माफ़ी हरगिज़ नहीं मांगूंगी और ना ही तुम्हें कोई पैसा मिलने वाला है। तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। नंदिनी को टस से मज न होते देख समीक्षा का चेहरा गुस्से से लाल भभूता हो गया और वह पूरी तरह से अपना आपा खो बैठी। नंदिनी राजपूत, तुम जैसी बेशरम औरत को तो मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वह खुद को एक बहुत बड़े खानदान की शहजादी समझती थी। अगर वह आज यहाँ इस मामूली और बेसहारा लड़की को सबक नहीं सिखा पाती तो भविष्य में इस संभ्रांत शकल में वह अपनी नाक कैसे बचाती? अगर वह आज एक कदम भी पीछे खींचती तो समाज में उसकी थू-थू हो जाती। उसने सोचा था कि यह लड़की चौहान परिवार के रुतबे और पैसों की धमकी से डर जाएगी, गिड़गिड़ाएगी और उससे रहम की भीख मांगेगी। पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह औरत अंदर से इतनी अड़ियल और खूंखार निकलेगी। आखिर इस औरत की इतनी हिम्मत कैसे हुई चौहान खानदान की होने वाली बहू से पंगा लेने की? शेर की आमद, ये कैसा बकवास तमाशा लगा रखा है यहाँ। तभी पीछे से एक बेहद भारी, सख्त और कड़कती हुई आवाज़ पूरे बैंक्वेट हॉल में गूंज उठी।
इस आवाज़ को सुनते ही तमाशा देख रहे सूट बूट पहने रईस मर्दों के पसीने छूट गए। मुख्य दरवाजे से रणवीर चौहान ने अंदर कदम रखा। उसने काले रंग का एक आलीशान ट्रेंच कोट पहन रखा था जिसका कॉलर ऊपर की तरफ उठा हुआ था, जो उसकी शख्सियत को और भी ज्यादा रोबीला और जानलेवा बना रहा था। उसके कदम बेहद सधे हुए, भारी और राजसी थे। उसका चेहरा झूमर की उस तेज रोशनी के ठीक सामने था जिससे उसके तीखे नैन नक्श और उसका वह बर्फीला सम्मोहक अंदाज साफ साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही हॉल में मौजूद भीड़ ने देखा कि सामने साक्षात चौहान साम्राज्य का राजा खड़ा है, पूरी भीड़ थर-थर कांपते हुए दो हिस्सों में बंट गई और उसने चुपचाप रणवीर के लिए रास्ता छोड़ दिया। पीछे खड़े होटल के मैनेजर ने थोड़ा असहज महसूस करते हुए हल्के से खांसा, देवियों और सज्जनों, यहाँ बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। बगल के वीआईपी हॉल से मेहमानों ने इसकी शिकायत की है, कृपया शांति बनाए रखें। तभी आयशा ने जैसे ही रणवीर को देखा, उसकी आंखों की पूरी कड़वाहट गायब हो गई। वह बड़े ही सम्मोहन और आत्मीयता के साथ आगे बढ़ी, चौहान साहब, ये तो बेहद सुखद इत्तेफाक है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपसे यहाँ इस तरह मिल पाऊंगी।